टाइटैनिक के ओशियन में डूबने से पहले शिप ने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा जिसमें लोकेशन भी था, और जो कोऑर्डिनेट्स टाइटैनिक ने भेजे थे वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थे। नज़दीकी शिप आरएमएस कारपैथिया उनकी तरफ इमीडिएटली बढ़ने लगा और जितने भी टाइटैनिक के सर्वाइवर्स थे उन्हें इस शिप की हेल्प से रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यूअर्स को लगा कि जब सर्वाइवर्स इतनी जल्दी मिल गए तो शिप भी जल्दी ही मिल जाएगी आसानी से, लेकिन थिंग्स टर्न आउट टू बी रॉन्ग एंड टाइटैनिक को ढूंढना एक पजल बन गया जिसको सॉल्व करने में डेकेड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लग गई और टाइटैनिक को खोजना कुछ एक्सप्लोरर्स के बीच एक रेस बन के रह गई कि कौन इसे सबसे पहले ढूंढ निकालता है। एंड दिस इज हाउ टाइटैनिक वाज फाउंड। टाइटैनिक के लास्ट नोन लोकेशन के बावजूद भी जो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए था उसे ढूंढने के लिए वो नहीं लिया गया, क्योंकि वो सरफेस से अप्रॉक्स 2.5 माइल नीचे थी एंड 1912 में डाइवर्स के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इस डिस्टेंस के फ्रैक्शन तक भी पहुंच पाए। 40 साल और 2 वर्ल्ड वार लग गए जिससे सबमरीन्स एंड सोनार जैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई जब टाइटैनिक को पहली बार सीरियसली ढूंढा जा रहा था उसके लास्ट नोन लोकेशन पर। 1953 में रिस्टन बीजली, द फाउंडर ऑफ सैल्वेज कंपनी, ट्राइड टू फाइंड द इम्पॉसिबल। ये ऊपर टाइटैनिक के लास्ट नोन लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स थे जो भेजे गए थे 10:35 PM पे एज पर न्यूयॉर्क टाइम। कोऑर्डिनेट्स होने के बाद भी जो एक्सपेडिशन का एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट था, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स थे वो टाइटैनिक के पूरी तरह डूबने से 2 घंटे पहले के थे। रिस्डन बीजली ने रिकॉर्डेड लोकेशन पे सबसे पहले डायनामाइट ड्रॉप किया जिससे ओशियन के नीचे इको क्रिएट हुआ एंड सोनार की हेल्प से उस जगह की प्रोफाइल क्रिएट की गई। उसे लगा कि ऐसा करके वो शिप को आसानी से ढूंढ लेगा, लेकिन क्योंकि सोनार अपनी इनिशियल इम्प्रोवाइज स्टेज में था इस शिप का नामो निशान भी नहीं मिला। इसके बाद 20 साल और बीत गए एंड रॉबर्ट बैलार्ड ने अब हिस्ट्री बनाने का सोचा। 1977 में वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन ने ओशियन फ्लोर की मैपिंग के लिए नए इक्विपमेंट्स तैयार कर लिए थे एंड रॉबर्ट बैलार्ड को इस नए इक्विपमेंट को ट्राई करने के लिए बोला गया था। बट बैलार्ड पर्सनली इस इक्विपमेंट का यूज टाइटैनिक को ढूंढने के लिए करना चाहते थे। शिप के बीचों बीच एक होलो स्पेस होता था जो एक लॉन्ग पाइप को पानी के नीचे एक्सटेंड होने के लिए अलाउ करता था। उस पाइप के एंड पे बैलार्ड ने कैमरा और सोनार लगा रखा था ताकि पानी के नीचे टाइटैनिक के मलबे का कुछ पता चले। क्योंकि वो इक्विपमेंट अपने टेस्टिंग स्टेज में था, एक्सपेडिशन के दौरान हजारों फीट लंबी पाइप जिसमें सोनार और कैमरा जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे हुए थे वो टूट गया एंड सर्च स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गए। कुछ और साल बीत गए एंड जब एक्चुअली टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हुई कि टाइटैनिक को थ्योरेटिकली ढूंढा जा सके तो कोई उसे ढूंढने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हर एक सर्च में हज़ारों डॉलर का खर्च आता था। बट देन जैक ग्रिम जो कि टेक्सास के एक ऑयल टाइकून थे, उन्होंने टाइटैनिक को ढूंढने का मन बनाया और वो टाइटैनिक की मिस्ट्री को सॉल्व करने में पूरी तरीके से लग चुके थे। उनके पास पैसे तो बहुत थे बट टेक्नोलॉजी और नॉलेज की कमी थी, जिसके लिए उन्हें एक कैपेबल टीम चाहिए थी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी डिपार्टमेंट को $3 लाख का डोनेशन दिया। उसके बदले उन्हें चाहिए था क्रू और इक्विपमेंट। एंड इसके बाद जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम रैम एंड फ्रेड स्पीस ने उन्हें ज्वाइन किया। ऐसा लग रहा था कि अब इस मिशन की सक्सेस होने के लिए सब कुछ मिल गया है, बट ग्रिम को लगता था अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, तो इसलिए ग्रिम ने एक बंदर को लाया जिसका नाम था टाइटन। ग्रिम का मानना था कि वो बंदर ट्रेंड किया गया है मैप को पॉइंट आउट करने में एंड वो सक्षम है टाइटैनिक का पता लगाने में। दोनों साइंटिस्ट बहुत ही शौक थे कि ये क्या हो गया एंड इसलिए उन्होंने ग्रिम को धमकी दी कि या तो इस मिशन पे बंदर जाएगा या फिर हम जाएंगे। एंड सरप्राइजिंगली ग्रिम ने उस बंदर को चूज किया एंड उसके बाद लास्ट में ग्रिम उस बंदर को छोड़ के क्रू के साथ टाइटैनिक के लास्ट नोन कोऑर्डिनेट्स पे चल दिए। उस शिप के अंडर वाटर केबल में एक अलग सोनार लगा हुआ था जिसे ओशियन फ्लोर के ऊपर टो किया जा रहा था, जिससे टाइटैनिक के आसपास के एरिया का जल्दी मैपिंग हो रहा था। उस सोनार की हेल्प से अनयूजुअल शेप्स को रिकॉर्ड किया जा रहा था एंड वैसा ही एक अनयूजुअल शेप को स्पॉट किया गया, बट ये पता लगाना जरूरी था कि वो शेप मेन मेड था या फिर नेचुरल था। फाइनली ट्रांसपोंडर को ओशियन में ड्रॉप किया गया जो कि सोनार को ट्रैक करता था, लेकिन पूरे एरिया को फाइंड करने के बाद भी क्रू को कुछ नहीं मिला, जिसके बाद साइंटिस्ट को डाउट हुआ टाइटैनिक के लोकेशन पे, क्योंकि ऊपर जो आप कोऑर्डिनेट्स देख रहे हो वो टाइटैनिक के कोऑर्डिनेट्स थे, बट रेस्क्यूअर को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था। उसके बाद साइंटिस्ट ने इस रेक्टेंगल के अंदर के 1500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया का सर्च स्टार्ट किया
लेकिन जो मैग्नेटोमीटर था वो टूट चुका था एंड खराब मौसम भी एक एक्सपेडिशन को अलाउ नहीं कर रहा था। बट क्रू ने रिस्क लेके इस न्यू मार्क्ड एरिया को सर्च करना स्टार्ट कर दी। क्रू ने टोटल 14 एबनॉर्मल एरिया को मार्क करना स्टार्ट कर दिया एंड जैसे जैसे न्यू एबनॉर्मल एरिया मिलते गए एक्साइटमेंट बढ़ती गई। ग्रिम को लगा कि हम इन 14 मार्क्ड एरिया में से किसी ना किसी पे टाइटैनिक को जरूर पालेंगे। बट ये प्रूव करने के लिए उन्हें मौका नहीं मिला क्योंकि जो टाइम था चार्टर एंड इक्विपमेंट्स के लिए वो एक्सपायर हो चुका था एंड इसी वजह से ग्रिम को घर वापस लौटना पड़ा। लेकिन ग्रिम ने हार नहीं मानी एंड 1 साल बाद उन्होंने फिर साइंटिस्टों के साथ एक्सपेडिशन स्टार्ट किया और इस बार उनके पास पुराने सोनार से ज़्यादा एडवांस सोनार था एंड एक एक करके सारे मार्क किए हुए एरिया को डिटेल में सर्च किया गया एंड जहाँ कुछ नहीं मिला उसे रूल्ड आउट कर दिया गया। एंड लास्ट डे जब एक स्पॉट बचा तो उन्होंने उस स्पॉट का डिजिटल फिल्म बनाने का सोचा एंड जब फिल्म बनी एंड उसे रिव्यू किया गया तो एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर दिखा। जब उस पीस को नज़दीक से देखा गया तो वो प्रोपेलर के जैसा दिख रहा था एंड ग्रिम कन्विंस थे कि उन्होंने टाइटैनिक के एक पीस को ढूंढ लिया है। अनफॉर्चुनेटली ग्रिम ने फिर से टाइम खो दिया एंड उन्हें फोर्स किया गया घर लौटने के लिए। 1983 में ग्रिम टाइटैनिक को तीसरी बार ढूंढने निकले लेकिन उन्होंने बहुत ढूंढा पर उन्हें कुछ नहीं मिला, जिसके बाद ये डिबेट स्टार्ट हो गई कि ग्रिम ने सच में प्रोपेलर स्पॉट किए थे या वो बस एक रॉक था एंड उनके साइंटिस्ट भी सोच में थे कि वो स्ट्रक्चर था क्या एंड लास्टली वो स्ट्रक्चर दोबारा फिर कभी नहीं मिला। इस पूरे एक्सपेडिशन को बेलेट जो पहले एक्सपेडिशन कर चुके थे वो साइड से देख रहे थे। उनके पास ग्रिम के जैसे इमेंस वेल्थ तो नहीं थी बट उनके पास एक एडवांटेज था जो था उनका नेवी के साथ टायर। बेलेट ने यूएस नेवी को प्रपोज किया कि वो एक न्यू सबमर्सिबल बनाए जो टाइटैनिक को ढूंढ सके बट यूएस नेवी का टाइटैनिक को ढूंढने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था तो सिर्फ न्यू सबमर्सिबल में, जिसके लिए उन्होंने बेलेट के साथ एक डील साइन की जिसमें उन्होंने बेलेट को प्रोजेक्ट के लिए फंड किया। बस शर्त ये थी कि वो इस प्रोजेक्ट का यूज सबसे पहले किसी दूसरे टोटली डिफरेंट मिशन पे करेंगे। बेलेट ने न्यू अंडर वाटर इक्विपमेंट्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने एक न्यू टूल बनाया जिसका नाम था एर्गो। एर्गो एक ओशियन एक्सपेडिशन टूल था जो अटैच्ड होता था केबल में लगे रिसर्च वेसल से एंड इसे रिमोटली नेविगेट किया जाता था ओशियन फ्लोर के ऊपर एंड इसे ऑपरेट करती थी शिप पे बैठी हुई टीम। इस टूल में सोनार और कैमरा लगे हुए थे जो रियल टाइम फुटेज को दिखाते थे। फाइनली 1985 में बेलेट को भेजा गया यूएस स्कॉर्पियन सबमरीन को ढूंढने के लिए जो खो गया था एंड इसी के साथ बचे हुए फ्री टाइम में उन्हें टाइटैनिक को ढूंढने की परमिशन भी दी गई। क्योंकि बेलेट के पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए उन्होंने फ्रेंच इंस्टीट्यूशन आईफॉर्मर से कांटेक्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस मिशन को 2 फेज लीड करेंगे। पहले फेज को लीड करेंगे आईफॉर्मर के जीन लुइस मिचेल एंड सेकेंड फेज को लीड करेंगे रॉबर्ट बेलेट। आइडिया सिंपल था कि सबसे पहले मिचेल पूरे एरिया की सोनार मैपिंग करेंगे जिसके बाद बेलेट अपने लिमिटेड टाइम को बस इंटरेस्टेड एरिया में ही लगाएंगे ताकि टाइटैनिक को ढूंढने के लिए ज़्यादा टाइम मिले। उन्होंने इन दोनों एरियाज को स्पॉट किया और वहां सर्च करना स्टार्ट किया। क्योंकि बेलेट नेवी मिशन में बिजी थे मिचेल ने उसी टेक्निक का यूज किया जिसे ग्रिम ने यूज किया था। क्योंकि ये मार्क किए हुए लाइन ओशियन करंट्स की वजह से हमेशा स्ट्रेट नहीं होते थे, उन एरियाज को सर्च करना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। जब बेलेट इस एक्सपेडिशन को ज्वाइन करने वाले थे तब तक मिचेल को कुछ भी नहीं मिला था। बस 12 दिन बच गए थे डेडलाइन में एंड ऐसा लग रहा था कि ये मिशन भी एक बार फिर से फेल्ड जाएगी। क्योंकि टाइम बहुत कम था बेलेट ने एक प्लान बनाया जो उन्होंने यूएस नेवी शिप को ढूंढने के लिए यूज किया था। उन्होंने पूरे शिप को ढूंढने की वजह उसके टूटे हुए पार्ट्स को उस एरिया में सर्च करना स्टार्ट किया क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स पानी में फ्लोट कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें शिप के कंपैरिजन में ढूंढना इजी होता है। उन्हें ये पता था कि जिस रात टाइटैनिक डूबा था उस रात ओशियन करंट का फ्लो साउथ की तरफ था, इसलिए उन्हें लगा कि शिप के पार्ट्स भी साउथ की तरफ ही होंगे। लाइन ड्रॉ करने के बावजूद भी उन्होंने लाइन के आसपास के एरिया का एक थोड़ा एस्टिमेट बनाया एंड उसे भी ढूंढने का सोचा। टाइम कम होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया। वो सोनार से ज़्यादा कैमरा फीडबैक पे डिपेंडेंट थे और उनकी पूरी टीम एर्गो को पायलट कर रही थी एंड कैमरा फीड पे नज़र रखी हुई थी। दिन बीतते गए लेकिन उन्हें ओशियन लैंडस्केप के अलावा कुछ भी नहीं मिला। डेडलाइन नज़दीक होने के कारण क्रू पे प्रेशर बढ़ता जा रहा था। क्रू की रात में कैमरे पे नज़र रखना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था क्योंकि उन्हें रात भर जागना पड़ता था। अचानक से वो जो लैंडस्केप्स को देख रहे थे वो रॉक की तरह कम एंड मैन मेड स्ट्रक्चर की तरह ज़्यादा लगने लगी। अब वो पूरी तरह से स्क्रीन से चिपक चुके थे एंड उन्हें भरोसा हो गया था कि ये रॉक्स नहीं है। अब वो लोग एक सेकेंड के लिए भी स्क्रीन से अपनी नज़र नहीं हटा सक रहे थे। इसलिए उन्होंने शिप के कुक को बोला कि जल्दी से बेलेट को जाके बुला के लाओ।
बैलर ने क्रू को ज्वाइन किया एंड सारे क्रू मेंबर्स स्क्रीन को देखते रहे। अचानक से थोड़ी देर बाद एक उन्हें बहुत बड़ा शिप दिखाई दिया। उन लोगों से कोई भी गलती नहीं हुई क्योंकि उन्होंने टाइटैनिक के हर एक इमेज को अच्छे से स्टडी किया था एंड इधर एर्गो इक्विपमेंट अभी टाइटैनिक के बॉयलर के ऊपर से पास किया था। आखिरकार 73 सालों के बाद टाइटैनिक की खोज पूरी हुई। टाइटैनिक का लोकेशन मिचेल के सर्च किए हुए लोकेशन से 3300 फीट दूर था क्योंकि ओशियन करंट्स ने इन पार्ट्स को टाइटैनिक के रेक से दूर ढकेल दिया था। सारे क्रू मेंबर्स खुशियां मना रहे थे, बट ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चली जब उन्हें पता चला कि रियलिटी में उन्होंने क्या ढूंढा था। 1500 क्रू मेंबर्स की खुशी 1 मिनट में साइलेंस में बदल गई क्योंकि उन्होंने इस एक्सपेडिशन में अपनी पूरी जान लगा दी थी। जो बॉयलर टीम ने ढूंढा था वो शिप के बाकी सारे पार्ट से ज़्यादा दूर नहीं था एंड जल्द ही टीम ने शिप के स्टर्न सेक्शन को भी ढूंढ लिया। जब टाइटैनिक डूबा था तो वो 2 पार्ट्स में टूट गया था। स्टर्न सेक्शन से 800 यार्ड दूर ही शिप के बचे हुए आइकॉनिक पार्ट्स को भी ढूंढ लिया गया। जैसे ही शिप मिली, लोगों ने उसे तुरंत रिकवर करना स्टार्ट कर दिया, जिसपे एक हॉलीवुड मूवी रेस द टाइटैनिक भी बनी। छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स को ऊपर ले आया गया, बट एक इंसान था जिसके एम्बिशंस बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। जहां शिप का ओरिजिनल बॉयलर डिस्कवर हुआ था, उससे थोड़े ही दूर पे शिप के हॉल का एक बहुत बड़ा पार्ट था जिसे रिकवर किया जा सकता था। 27 अगस्त 1996 को सब कुछ रेडी था। 3 शिप्स उस एरिया के चारों ओर घूम रहे थे और 2 बड़े क्रूज शिप्स भी उनके नज़दीक। इस एक्सपेडिशन पे मीडिया की नज़र थी एंड टाइटैनिक के सर्वाइवर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी वहाँ पे आए हुए थे।